हेलो बच्चों, फिर हम आ गए आप लोग का हाल चाल जानने के लिए कि आप लोग का पढ़ाई चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हम कल जो क्लास किए थे, कल स्थिर वैद्युतिकी पढ़ाए थे और स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट टू हम लोग शुरू किए थे। और यूनिट 2 में हम लोग पढ़े थे स्थिर वैद्युत ऊर्जा के बारे में, स्थिर वैद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़े थे। तो फिर हम क्लास आगे शुरू करते हैं, उसी का अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। स्थिर वैद्युत ऊर्जा के बाद वाला जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है वही फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए और लिखिए भी, समझिए भी। ठीक, तो स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव हम लोग का टॉपिक होगा आज का। स्थिर वैद्युत विभव है ना, यह स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 चल रहा है, जिसमें स्थिर वैद्युत विभव हम लोग देख रहे हैं। स्थिर वैद्युत विभव आज देखेंगे। और कल हम लोग जो देखे थे वह हम लोग देखे थे स्थिर वैद्युत विभव, कल देखे थे स्थिर वैद्युत ऊर्जा देखे थे हम लोग। स्थिर वैद्युत ऊर्जा कल हम लोग देखे थे, स्थिर वैद्युत ऊर्जा देखे थे। आज स्थिर वैद्युत विभव देखेंगे, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं स्थिर वैद्युत विभव। और स्थिर वैद्युत विभव हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि स्थिर वैद्युत विभव क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्थिर वैद्युत विभव क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जाने। स्थिर वैद्युत विभव क्या है। तो कल जो हम लोग एक्सप्रेशन निकाले थे, कल का एक्सप्रेशन थोड़ा सा देख लीजिए जो कल निकाले थे। तो कल हम लोग निकाले थे कि W इन्फिनिटी टू बी बराबर यू बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू बी इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन होता है, समाकलन, इसको समाकलन कहते हैं हम लोग। और E इंटू डी एक्स, यही कल हम लोग निकाले थे। इन्फिनिटी टू बी यू बी बराबर इतना। स्थिर वैद्युत ऊर्जा निकाले थे हम लोग। स्थिर वैद्युत ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा। स्थिर वैद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितना होगा, वही हम निकाले थे कि W इन्फिनिटी टू बी के रूप में, इन्फिनिटी बी के रूप में निकाले थे, यू बी माइनस यू नॉट इन्फिनिटी टू बी ई इंटू डी एक्स, है ना। जिसको हम लोग स्थिर वैद्युत क्षेत्र का, ये स्थिर वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन इसको हम लोग कहते हैं। स्थिर वैद्युत क्षेत्र का इसको रेखीय समाकलन कहा जाता है ना। स्थिर वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन इसको हम लोग लेकर चलते हैं ई इंटू डी एक्स का, ठीक है। तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र का ये रेखीय समाकलन है, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है। इसको हम लोग, ये जो चिन्ह हम लोग कल देखे थे, इसको समाकलन का चिन्ह है, समाकलन। और ये इसको जो है समाकलन के रूप में हम इसको लिए हैं, ये समाकलन का चिन्ह है। इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, इसको कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत आता है, ये समाकलन का चिन्ह है और डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत आता है। तो इन्फिनिटी टू बी हम लोग लेकर चले थे, यू बी बराबर माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू बी ई इंटू डी एक्स। और इन्फिनिटी टू बी समाकलन है, जिसको डिफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। एक इसको कहते हैं लोअर लिमिट है, इसको अपर लिमिट। इसको हम लोग थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग, लोअर लिमिट कहते हैं और इसको कहते हैं हम लोग अपर लिमिट। इसको क्या कहते हैं, अपर लिमिट, है ना। तो इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट कहते हैं। तो ये हम लोग निकाले थे कि किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थिर वैद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा। स्थिर वैद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा, है ना। स्थिर वैद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा, जो हम लोग ये निकाले थे माइनस क्यू नॉट बराबर इतना, है ना। तो हम लोग ये देख लिए थे
कि यह स्थितिज ऊर्जा के रूप में या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जो वर्क डन हुआ वह स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा ये हम लोग देखे थे कि स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू इतना होता है, जो कल के क्लास में हम इसको हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग को याद ही होगा और कॉपी में इसको आप लोग लिखे भी होंगे। ठीक है, कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान जो है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान हम लोग देख लिए थे कि -Q0 इन्फिनिटी टू बी E इंटू डी एक्स, है ना। ये जो E जो था वह ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता था और dx विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु के बीच विस्थापन था। ठीक है, तो ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट देख लिए हम लोग। इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट, इसको समाकलन का ये चिन्ह है। अब इसी में हम लोग देखेंगे स्थिर वैद्युत विभव। तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये व्यंजक था जो हम लोग देख लिए, कल पढ़े थे। इसका उपयोग हम लोग इसमें लेंगे, इसका उपयोग इसमें होगा, स्थिर वैद्युत विभव निकालने में भी इसका उपयोग होगा। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्थिर वैद्युत विभव क्या है? तो स्थिर वैद्युत विभव जो है एक भौतिक राशि है ना, जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश के प्रवाह का निर्धारण करता है ना। तो स्थिर वैद्युत विभव जो है एक भौतिक राशि है जो एक वस्तु में दूसरे वस्तु में आवेश के प्रवाह का निर्धारण करता है कि आवेश का प्रवाह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कैसे होगा, उसका निर्धारण विभव ही करता है। और विभव ही करता है कि आवेश का प्रवाह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होगा या नहीं होगा। तो यह एक भौतिक राशि है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश के प्रवाह का निर्धारण करता है कि आवेश का प्रवाह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होगा या नहीं होगा। तो हम लोग इसको थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं कि स्थिर वैद्युत विभव एक भौतिक राशि है। आप लोग लिखते चलिएगा, एक भौतिक राशि है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश के प्रवाह का निर्धारण करता है ना। तो इसको लिखिए, स्थिर वैद्युत विभव एक भौतिक राशि है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश के प्रवाह का निर्धारण करता है। स्थिर वैद्युत विभव एक भौतिक राशि है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश के प्रवाह का निर्धारण करता है। मतलब यह निश्चित करता है कि आवेश का प्रवाह होगा या नहीं होगा, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का प्रवाह होगा या नहीं होगा। तो यह आवेश के प्रवाह का निर्धारण करता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। तो स्थिर वैद्युत विभव एक भौतिक राशि है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश के प्रवाह का निर्धारण करता है। अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो ये दिखाता है कि आवेश का प्रवाह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होगा या नहीं होगा, यह दिखाता है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसी में लिखते हैं कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है ना। तो आवेश का प्रवाह जो होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश का प्रवाह जो होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, निम्न विभव की ओर होता है। तो आवेश का प्रवाह जो होता है, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की होता है। आवेश का प्रवाह जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो हम लोग क्या देखें इसमें,
तो हम लोग ये देखे हैं इसमें यही हम लोग देखे हैं कि विभव क्या है। तो विभव एक भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश के प्रवाह का निर्धारण करता है कि आवेश का प्रवाह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होगा या नहीं होगा। और आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश का प्रवाह कहाँ होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जस्ट इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं कि आवेश का प्रवाह जो है उच्च विभव से निम्न विभव को होता है। जैसे कि हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक पानी का प्रवाह है ना, दूसरा ऊष्मा का प्रवाह। ऊष्मा का प्रवाह उसी तरह है आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह तो ये जैसे पानी का प्रवाह होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है, उसी तरह आवेश का प्रवाह होता है। तीनों का प्रवाह वही है। जैसे पानी का प्रवाह होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है, उसी तरह से आवेश का भी प्रवाह होता है। पानी का प्रवाह होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है, उसी तरह से आवेश का भी प्रवाह होता है। पानी का प्रवाह जो है पानी के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। पानी के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। यह पानी का प्रवाह जो है पानी के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। पानी के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। यह पानी के स्तर पर निर्भर करता है। स्तर पर निर्भर करता है ना। तो पानी पर निर्भर नहीं करता है, पानी के स्तर पर निर्भर करता है। तो पानी का प्रवाह जो होता है, पानी का प्रवाह पानी के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, पानी के स्तर पर निर्भर करता है कि पानी का प्रवाह जो है वह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। पानी का प्रवाह जो है वह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। तो ये पानी के प्रवाह पर पानी का प्रवाह जो है पानी के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है कि पानी ज़्यादा है या कम है। यह पानी के स्तर पर निर्भर करता है कि पानी का प्रवाह जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई इस तरह का अगर कोई टैंक है, इसमें पानी रखा हुआ है ना, और इसमें फिर इस तरह का जुड़ा हुआ है जिसमें पानी है ना। तो हम लोग देख लिए कि इसमें पानी ज़्यादा है, लेकिन इसमें पानी का स्तर इसमें अगर ज़्यादा है, इसमें पानी का स्तर ज़्यादा है ना, इसमें अगर पानी का स्तर ज़्यादा है तो देखिए अगर इसमें पानी का स्तर क्या है? ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो क्या होगा? पानी का जब स्तर ज़्यादा है तो इसमें क्या होगा कि इसमें जैसे ही कोई टैप अगर हम इसमें लगाए हुए हैं, कुछ इस तरह का टैप लगा हुआ है ना, तो जैसे ही इस टैप को हम लोग खोलेंगे तो पानी का प्रवाह जो है यह उच्च स्तर है। इसका स्तर क्या है? उच्च स्तर है। यह निम्न स्तर है। निम्न स्तर है पानी का। तो पानी का प्रवाह जो है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होने लगेगा। जबकि इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है, तो भी इसका प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होने लगेगा। उच्च स्तर से क्या होगा? निम्न स्तर की ओर होने लगेगा। इसको खोलने पर है ना, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर पानी का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होने लगेगा। जबकि इसका व्यास ज़्यादा है और इसका व्यास कम है ना।
इसका व्यास ज़्यादा है, इसका व्यास कम है, तो पानी का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होने लगेगा। तो हम लोग देख लिए कि पानी का प्रवाह जो है पानी के मात्रा पर निर्भर करता है या पानी के स्तर पर निर्भर नहीं करता है, कि पानी के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है या पानी के स्तर पर निर्भर करता है। तो पानी का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है, ये देख लिए हम लोग। उसी तरह से उष्मा का प्रवाह अगर हम लोग देखते हैं, अगर ये टैंक बी है और ये ए है ना, ये टैंक बी है और ये ए है, चाहे इसको ए मान लीजिए, ये बी ए है और ये बी है, तो बी से ए की ओर हो रहा है। उसी तरह से उष्मा का, मान ली कि कोई वस्तु ये है और एक छोटा वस्तु है ना, ये ए है और ये बी है। अब इसका मान लेते हैं कि ये ए है, यहाँ पर उष्मा इसका एच ए है और टेम्परेचर टी ए है, इसका उष्मा एच बी है और टेम्परेचर टी बी है ना। तो अगर टी ए जो है, अगर एच ए इज ग्रेटर देन एच बी है, लेकिन टी बी इज उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, ये अगर ग्रेटर देन टी ए है ना, अगर ये टी बी इज ग्रेटर देन टी ए है, तो उष्मा का प्रवाह बी से ए में होगा। तो उष्मा का प्रवाह कहाँ से होगा, तो बी से ए में होगा। उष्मा का प्रवाह जो होगा वह बी से ए में होगा। उष्मा जो है बी से ए की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, बी से ए की ओर उष्मा जाएगा। तो उष्मा का प्रवाह ताप पर निर्भर करता है, उष्मा के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। उष्मा का प्रवाह जो है ताप पर निर्भर करता है, उष्मा के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। उष्मा का प्रवाह उष्मा के ताप पर निर्भर करता है, उष्मा के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है ना। तो उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो हम लोग देख लिए कि इसका उष्मा जो है, यहाँ पर ये उष्मा है और इसमें भी ये उष्मा है और इसका ये ताप है और इसका ये ताप है ना। तो हम लोग देख लिए कि एच ए बराबर है एच बी से, यहाँ उष्मा ज़्यादा है इसके अपेक्षा, लेकिन ताप जो है टी बी बड़ा है टी ए से, इसलिए उष्मा का प्रवाह बी से ए की ओर होगा। तो उष्मा का प्रवाह जो होगा वह बी से ए की ओर होगा। इसमें उष्मा ज़्यादा है, इसमें उष्मा कम है, लेकिन इसका ताप इससे ज़्यादा है, इसका ताप इससे ज़्यादा है, इसका ताप इससे ज़्यादा है, इसलिए उष्मा का प्रवाह बी से ए की ओर होगा। इसलिए उष्मा का प्रवाह क्या होगा, बी से ए की ओर होगा। तो उष्मा का प्रवाह ताप पर निर्भर करता है। उष्मा का प्रवाह ताप पर निर्भर करता है। हम लोग देख लिए कि जिसका ताप कम होगा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो उष्मा का प्रवाह जो होता है, उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, निम्न ताप की ओर होता है। तो उष्मा का प्रवाह जो होता है, उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। तो उच्च ताप किसका है, इसका है, और निम्न ताप इसका है, तो उष्मा का प्रवाह, लेकिन उष्मा इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो भी उष्मा का प्रवाह जो होता है वह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर होता है। तो देख लिए एच ए उष्मा ज़्यादा है, उष्मा कम है, लेकिन इसका ताप ज़्यादा है, इसका ताप कम है, इसलिए उष्मा का प्रवाह जो है निम्न ताप से उच्च ताप की ओर। उसी तरह से आवेश जो है, आवेश पर हम लोग आते हैं, चूंकि आवेश के लिए ही एग्जाम्पल लिया गया, इतना एग्जाम्पल सिर्फ आवेश के प्रवाह के लिए लिया गया। उसी तरह आवेश के मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है। आवेश का प्रवाह ये मेन चीज है आप लोग को, आवेश के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का प्रवाह आवेश के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि दो है ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, ये बी है और ये ए है और ये बी है ना, ए है और बी है। इस पर आवेश क्यू ए है, इस पर आवेश क्यू बी है ना, इस पर आवेश क्यू ए है, इस पर इसका पोटेंशियल भी ए है, इसका विभव भी बी है ना। तो ये आवेश है, ये आवेश है, और इस पर ये विभव है, ये फिर आवेश है इस पर, और इस पर ये विभव है। तो हम लोग देख लिए, अगर QA इज ग्रेटर देन QB है, अगर QA इज ग्रेटर देन QB है, लेकिन VB इज ग्रेटर देन VA है, तो आवेश का प्रवाह जो होगा वह B से V की ओर होगा।
चूंकि आवेश का प्रवाह मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, आवेश का प्रवाह आवेश के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, यह विभव पर निर्भर करता है। इट मीन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, तो इस पर आवेश इसके अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन इसका विभव इसके अपेक्षा कम है। इसका विभव इसके अपेक्षा कम है, इसका विभव इसके अपेक्षा ज़्यादा है। इट मीन्स ए का विभव बी का विभव जो है ए से ज़्यादा है, लेकिन ए का आवेश बी से ज़्यादा है और बी का विभव ए से ज़्यादा है। ए का आवेश बी से ज़्यादा है और बी का विभव ए से ज़्यादा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आवेश ए का ज़्यादा है लेकिन बी का कम है, लेकिन विभव बी का ज़्यादा है लेकिन ए का कम है। ठीक है, तो इससे हमको पता चल रहा है कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो आवेश का प्रवाह अतः आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है ना। तो हम लोग देख लिए कि आवेश का प्रवाह जो होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। कैसे होता है देख लिए कि पानी का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। जैसे हम लोग देख लिए पानी के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, स्तर पर निर्भर करता है। उसी तरह ऊष्मा का प्रवाह ऊष्मा पर डिपेंड नहीं करता है, ताप पर। ऊष्मा का प्रवाह जो होता है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। हम लोग देख लिए कि ऊष्मा का प्रवाह भी उच्च ताप से निम्न ताप की। उसी तरह आवेश का प्रवाह आवेश के मात्रा पर निर्भर नहीं करता है कि आवेश का मात्रा क्या है, वह निर्भर करता है विभव पर निर्भर करता है। आवेश के मात्रा पर नहीं निर्भर करता है, विभव पर निर्भर करता है। यह विभव पर निर्भर करता है, विभव पर निर्भर करता है। क्या चीज पर निर्भर करता है? विभव पर निर्भर करता है। और आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश का प्रवाह जो होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो हम लोग देख लिए ए का आवेश ज्यादा है, बी का आवेश कम है, लेकिन बी का विभव ज्यादा है, बी का विभव ज्यादा है और ए का विभव कम है। इसलिए आवेश का प्रवाह जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो रहा है, बी से ए की ओर हो रहा है। अतः आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश का प्रवाह जो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो ये आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, और जल्दी जल्दी आप लोग लिखते भी जाइएगा, लिखना भी है इसको। ठीक है, लिख लिए तो मिटाते हैं। तो इससे हमको क्या स्पष्ट हुआ? इससे हमको स्पष्ट यही हुआ कि आवेश का प्रवाह जो होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है ना। तो इससे पता चलता है कि विभव जो है आवेश के प्रवाह के दिशा को निर्धारित करता है और आवेश का प्रवाह जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, तो आवेश एक भौतिक राशि है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश के प्रवाह का निर्धारण करता है कि आवेश का प्रवाह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो विभव। अब हम लोग देखते हैं अब प्रति एकांक आवेश के स्थिर वैद्युत ऊर्जा है ना। प्रति एकांक आवेश के स्थिर वैद्युत ऊर्जा है ना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। प्रति एकांक आवेश के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को विभव कहते हैं, है ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं, इसको परिभाषित करेंगे हम लोग कैसे। तो प्रति एकांक आवेश के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को विभव कहते हैं।
प्रति एकांक आवेश के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। प्रति एकांक आवेश के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग विभव कहते हैं। प्रति एकांक आवेश के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार हम लोग देखे हैं, इस प्रकार विभव को V से रिप्रेजेंट करते हैं। V इक्वल टू UV बटा Q0। हम लोग UV निकाले थे पहले, हम ने इसलिए इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा UV निकाले थे कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, जो पहले हम लोग बोर्ड पर लिख दिए हैं इसको कि W इन्फिनिटी टू B UV बराबर हम लोग निकाले थे माइनस Q0 इन्फिनिटी टू A इन्फिनिटी टू B E इंटू dx, है ना। तो ये स्थितिज ऊर्जा तो वही लिखे हैं, प्रति एकांक आवेश के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, प्रति एकांक आवेश के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को विभव कहते हैं। प्रति एकांक आवेश के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को विभव बराबर UV बटा Q0। अब UV का वैल्यू इसमें डालिए आप लोग, तो माइनस Q0 इन्फिनिटी टू B E इंटू dx बटा Q0। अब Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? माइनस इन्फिनिटी टू B, ये इंटीग्रेशन का है चिन्ह, समाकलन का, समाकलन लोअर लिमिट अपर लिमिट, निम्न सीमा उस सीमा, इन्फिनिटी से B के बीच इसको समाकलित किया गया है, समझ गए? E इंटू dx ये समाकलन है, इसको इन्फिनिटी से B के बीच समाकलित किया गया है ना। तो ये समाकलन का चिन्ह है, ये समाकलन का चिन्ह होता है, जो बताए हैं समाकलन के बारे में पहले हम लोग बताए हैं, उसके बारे में पहले हम बताए हैं कि समाकलन क्या होता है। तो ये जो है ये इसको हम लोग अनंत से बिंदु B के बीच इसको समाकलित किया गया है। ठीक है, तो ये समाकलन का चिन्ह है, और इसको वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन भी कहते हैं। इसको वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन भी इसको कहा जाता है। E इंटू dx को वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मिटा दें। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग देख लिए विभव, तो विभव का एक्सप्रेशन हमारे पास यही आया कि विभव V बराबर आ गया माइनस इन्फिनिटी टू B E इंटू dx। तो ये विभव आ गया हमको, यही हो गया विभव, इसी को हम लोग विभव बोलेंगे। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू B E इंटू dx को हम लोग क्या बोलेंगे? विभव बोलेंगे। और विभव, इसी विभव को ऐसे हम लोग लिखेंगे, जहां E इंटू dx वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब देखिए इसका SI मात्रक क्या होगा? इसका SI मात्रक इसका वोल्ट होता है, SI मात्रक होता है वोल्ट, SI मात्रक इसका होता है वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम, है ना। इसको वोल्ट को हम लोग जूल पर कूलम भी कहते हैं, चाहे जूल कूलम माइनस 1 भी इसको बोलेंगे हम लोग, इसको जूल पर कूलम भी कहते हैं। V इक्वल टू W बाई Q, तो वर्क का यूनिट होता है जूल और इसका कूलम, तो इसको जूल पर कूलम भी बोलेंगे। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 कूलम, है ना, 1 जूल बटा 1 कूलम। तो 1 कूलम 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम। ठीक है, और इसका वोल्ट जूल पर कूलम, जूल कूलम माइनस 1 भी लिख सकते हैं, W बाई Q जूल पर कूलम। इसका बीमा क्या होगा? बीमा V का SI मात्रक लिखे हैं हम लोग, V का SI मात्रक और V का बीमा, तो V का बीमा क्या होगा? देखिए, तो बीमा हम लोग लिखेंगे, पहले वर्क का बीमा होता है कार्य का, तो ये हो जाता है आपको, ये एनर्जी है, एनर्जी का बीमा, उसके बाद चार्ज का, तो ये हो जाएगा बीमा इसका ml स्क्वायर T माइनस 2, और चार्ज का बीमा होता है AT, तो इसका बीमा हो जाएगा आपको ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1, ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1 इसका बीमा होगा, ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। तो वर्क कार्य का बीमा जो होता है, कार्य या ऊर्जा, है ना, ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो ml स्क्वायर T माइनस 2 ml स्क्वायर T माइनस 2 होगा,
और चार्ज का आवेश का AT होता है बीमा, आवेश का AT होता है तो ऊपर चला गया तो ml² t-3 a-1 ml² t-3 a-1 हुआ। इसका CGS यूनिट जो होता है, CGS मात्रक, इसका जो CGS मात्रक होता है वह CGS मात्रक होता है आपको स्टैट कूलम। CGS मात्रक जो इसका होता है, इस CGS मात्रक स्टैट कूलम हो, स्टैट वोल्ट होता है, स्टैट कूलम नहीं, स्टैट वोल्ट, स्टैट वोल्ट, इसको स्टैट वोल्ट कहते हैं। CGS मात्रक इसका स्टैट वोल्ट होता है। और इसके बाद हम लोग फिर ऊपर आते हैं स्टैट वोल्ट। 1 स्टैट वोल्ट बराबर हो जाता है 1 अर्ग बटा 1 स्टैट कूलम। 1 स्टैट कूलम, 1 स्टैट वोल्ट बराबर होता है 1 अर्ग बटा 1 स्टैट कूलम। 1 अर्ग बटा 1 स्टैट कूलम, चाहे 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल बटा 1 कूलम, है ना, 1 जूल बटा 1 कूलम। अब 1 जूल को बदलेंगे तो 10⁷ अर्ग हो जाएगा। 1 कूलम को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁹ ESU होता है। तो ये कट जाएगा 7, तो 1/300 स्टैट वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर हो जाता है 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टैट वोल्ट, है ना। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्टैट वोल्ट। 1/300 स्टैट वोल्ट होता है 1 वोल्ट बराबर। देख लिए कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाई 1 कूलम 10⁷ अर्ग। और ये हो जाएगा ESU, ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के रूप में आता है, ESU। तो ये आ गया 9, तो ये कट गया तो 7 कट गया तो 300 स्टैट वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टैट वोल्ट, 1 वोल्ट में आता है 1/300 स्टैट वोल्ट। तो ये था आपको विभव। तो विभव के बारे में हम लोग देख लिए कि विभव क्या है, और विभव को हम लोग परिभाषित भी किए, उसका मात्रक देखे, उसका बीमा देखे, उसका CGS मात्रक देखे, स्टैट वोल्ट होता है, 1 स्टैट वोल्ट में कितना होता है वो भी देखे, और 1 वोल्ट में कितना स्टैट वोल्ट होता है वो भी हम लोग देख लिए। ठीक है, तो आज के लिए अब इतना ही रहने देते हैं हम लोग, आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले क्लास में। और आज का वीडियो आप लोग देखिएगा, और देखने के बाद इसको कॉपी में लिखकर इसको फिर से याद कीजिएगा। जो समझ में नहीं आए फिर हमसे क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से हम समझाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। और अब ये आज का पढ़ाई कैसा लगा इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।